हेलो एवरीवन। तो आज जो है हम थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस की बात करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर है 11th क्लास में, तो थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस की बात करेंगे, है ना। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर बहुत सारे प्रोसेस के बारे में आपको स्टडी करना है, जिसमें से पहला प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है कि वैसा प्रोसेस इसमें टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब टेम्परेचर आपका चेंज नहीं करता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा तो क्या होगा, अगर आप चेंज इन टेम्परेचर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, वो डेल्टा टी क्या हो जाएगा आपका, 0 के बराबर हो जाएगा। चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा आपका, चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे अब देख लो, अगर हम ग्राफ की बात करें, आइसोथर्मल प्रोसेस में ग्राफ की बात करें, तो देखिए ग्राफ कैसे आप कैसे खींच सकते हो। देखो, जैसे प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में अगर आपको कर्व खींचना है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में कर्व खींचना है, तो पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया और कोई गैस है तो उसका अमाउंट भी क्या हो गया, फिक्स हो गया, तो प्रेशर क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो गया। और ये कौन सा लॉ है, गैस में आपको बताया गया है, ये आपका कौन सा लॉ है, बॉयल्स लॉ है। तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा तो कर्व किस तरीके से जाएगा, इस तरीके से जाएगा। ठीक है, अब इसमें डायरेक्शन अगर मैंने ऐसे दे दिया, इसका मतलब ये होगा कि वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और वॉल्यूम अगर बढ़ता है तो उसको बोलते हैं एक्सपेंशन, और घटता है तो उसको क्या बोलते हैं, कंप्रेशन बोलते हैं। वॉल्यूम अगर बढ़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन, और वॉल्यूम जब घटता है तो उसको क्या बोलते हैं, कंप्रेशन बोलते हैं। तो ये जो कर्व है आइसोथर्मल तो है ही, ये क्या है, आइसोथर्मल तो है ही, और ये एक्सपेंशन हो रहा तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सपेंशन बोलेंगे। यही ग्राफ कुछ ऐसा हो जाता, कुछ इस तरीके से अगर ग्राफ हो जाता, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में इस तरीके का ग्राफ, नेचर सेम है लेकिन डायरेक्शन ऐसे रहता है, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल क्या बोलते हैं, कंप्रेशन, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल कंप्रेशन बोलते हैं। इसी तरीके से अगर हम तीसरे ग्राफ की बात करें, मान लेते हैं कि P और T के बीच जो ग्राफ है, P और T के बीच ग्राफ है, तो इस तरीके का ग्राफ अगर दे दिया और डायरेक्शन ऐसे दे दिया, तो आइसोथर्मल तो है ही, देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये आइसोथर्मल है, लेकिन प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो प्रेशर बढ़ रहा है मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है आपका, घट रहा है। तो वॉल्यूम घटने का मतलब क्या हो गया, आइसोथर्मल क्या हो, वॉल्यूम घट रहा है तो क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो आइसोथर्मल कंप्रेशन लिख सकते हो। इसी तरह से फोर्थ ग्राफ की अगर हम बात करें, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ही इस तरीके से कोई ग्राफ खींच दिया, डायरेक्शन अगर ऐसे दे दी जाती है, आइसोथर्मल तो है ही, लेकिन ये क्या है, आइसोथर्मल क्या है, प्रेशर कम हो रहा है मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आइसोथर्मल इसको बोलेंगे क्या हम लोग, एक्सपेंशन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आइसोथर्मल क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया आपको आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। अब हम बात करते हैं आइसोबारिक, है ना, आइसोबारिक प्रोसेस के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, देखिए तो आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होगा, देख लो आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होगा। अगर आप आइसोबारिक प्रोसेस की बात करोगे, आइसोबारिक प्रोसेस की बात करोगे, तो आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। क्या होता है आपका, प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो डीपी बराबर कितना हो जाएगा, चेंज इन प्रेशर कितने के बराबर हो जाएगा आपका, 0 के बराबर हो जाएगा। चेंज इन प्रेशर कितना के बराबर हो जाएगा आपका, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इसमें अगर हम ग्राफ की बात करें तो देखिए आप, पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी होता है। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो गया। और ये गैसेस सेट में आपको बताया गया है, वॉल्यूम होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो गया, मतलब क्या हो गया, ये आपका चार्ल्स लॉ हो गया। तो देखिए वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो क्या होगा आपका, डायरेक्ट इस तरीके से जाएगा आपका। अगर मान लेते डायरेक्शन हमने ऐसे दे दिया है तो ये तो आइसोबारिक है ही, ये आइसोबारिक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम घट रहा है कि बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है, तो आइसोबारिक क्या बोलेंगे, इसको हम लोग एक्सपेंशन बोलेंगे, है ना, इसको बोलेंगे आइसोबारिक एक्सपेंशन। यही ग्राफ कुछ ऐसे रहता,
वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच ग्राफ है, अगर ऐसे अगर दे दिया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोबारिक एक्सपेंशन नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम घट रहा है ना धीरे धीरे, तो इसको बोलेंगे हम लोग आइसोबारिक या कंप्रेशन। तो इस तरीके से ग्राफ आप खींच सकते हो, ये आइसोबारिक प्रोसेस हो गया। ठीक है, अगर हम आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करें, आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करें तो आइसोकोरिक ये दूसरा नंबर वाला आइसोथर्मल था, दूसरा आइसोबारिक हो गया, तीसरा आपका आइसोकोरिक। आइसोकोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, और वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो डीवी बराबर कितना होगा आपका 0, चेंज इन वॉल्यूम कितने के बराबर हो जाएगा आपका 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ग्राफ की बात करोगे, अगर आप ग्राफ की बात करोगे तो पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी होता है। वॉल्यूम आपका कांस्टेंट हो गया तो प्रेशर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो अगर आप प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में कर्व खींचते हो तो क्या होगा, इस तरीके से होगा। डायरेक्शन अगर हम ऐसे दे दिए तो आइसोकोरिक वाले केस में क्या होता है, टेम्परेचर देखा जाता है। यहाँ तो वॉल्यूम ऑलरेडी कांस्टेंट है तो इस कारण से यहाँ पे क्या देखा था, टेम्परेचर घट रहा है बढ़ रहा है। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो उसको बोलेंगे हीटिंग, और अगर घटेगा तो उसको क्या बोलेंगे, कूलिंग। तो ये आइसोकोरिक तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये आइसोकोरिक है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टेम्परेचर बढ़ रहा है, देखो ऐसे जा रहा है तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आइसोकोरिक क्या बोलेंगे, इसको हम लोग हीटिंग बोलेंगे। ठीक है, अगर यही प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में कर्व कुछ ऐसे खींच दिया जाए और डायरेक्शन अगर ऐसे दे दिया है तो ये क्या होगा, आइसोकोरिक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोकोरिक क्या बोलेंगे, कूलिंग बोलेंगे इसको हम लोग। ठीक है, आइसोकोरिक क्या बोलेंगे हम लोग, कूलिंग इसको बोलेंगे। तो ये हो गया आपका आइसोथर्मल, आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आपका अब हम बात कर लेते हैं, 3 तो हो गया, चौथा हम बात करते हैं साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें कोई भी प्रोसेस अगर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है अगर वहीं ख़त्म हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। कोई भी प्रोसेस जहाँ से स्टार्ट हो रहा है अगर वहीं पे जाके ख़त्म हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर ग्राफ कुछ इस तरीके से दे रहा है, अगर हम ग्राफ की बात करें, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच कोई ग्राफ दिया हुआ इस तरीके से, मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट हुआ ए पॉइंट से, फिर बी गया, सी गया, डी गया, यहाँ से आया, बी से सी गया, सी से डी और डी से क्या आ गया, वापस ए पे आ गया। तो ये जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं से वहीं पोजीशन पे चला है तो ये क्या होगा, आपका साइक्लिक प्रोसेस कहलाएगा। उसी तरह से अगर हम दूसरी ग्राफ की बात करें, प्रेशर है, वॉल्यूम है, इस तरीके से ग्राफ दिया हुआ है, अगर इस तरीके से डायरेक्शन दिया हुआ है तो जहाँ से स्टार्ट, कोई पॉइंट एक मान सकते हो, जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पे खत्म हुआ, तो ये भी क्या हो गया, आपका साइक्लिक प्रोसेस हो गया। और साइक्लिक प्रोसेस में चूंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या होता है, आपका सेम होता है, तो इस कारण से जो भी स्टेट फंक्शन है उनका जो चेंज होगा वो 0 के बराबर होगा। तो इस वजह से आपको पता होगा, हमने बताया है कि H, S, U एंड G ये सब स्टेट फंक्शन है। तो स्टेट फंक्शन है जहाँ से शुरू हुआ वहीं खत्म हो जा रहा है, तो इनका जो चेंज होगा डेल्टा H, डेल्टा H, डेल्टा S, डेल्टा U, डेल्टा G, ये सब क्या होगा, आपका 0 के बराबर होगा। और ये एग्जाम में पूछ देता है कि साइक्लिक प्रोसेस अगर दिया हुआ है तो इनमें से कौन सा 0 के बराबर होगा या 0 के बराबर नहीं होगा आपका। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, 5वां आ जाइए एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर हम एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हैं तो एडियाबैटिक प्रोसेस बोलता है कि वैसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, सिस्टम और ये सिस्टम अगर हो गया और ये बाहर सराउंडिंग हो, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का इंटरेक्शन कुछ भी अगर नहीं होता है, कोई भी हीट का इंटरेक्शन नहीं होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। और हीट का इंटरेक्शन अगर नहीं होगा तो चेंज इन हीट क्या हो जाएगा, आपका 0 के बराबर होगा, या इसको हम लोग सिंपल Q बराबर 0 भी लिखते हैं। तो कहीं भी एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाए तो Q क्या किसके बराबर करो, आप Q कर दो, क्या 0 के बराबर कर दो आप। ठीक है, अच्छा, एडियाबैटिक प्रोसेस का जो ग्राफ होता है,
जो ग्राफ होता है P और V के बीच जो ग्राफ होता है वो सिमिलर टू आइसोथर्मल होता है। दोनों का नेचर क्या होता है आपका, सेम होता है। और एक कंपेरिजन हम बाद में आपको बताएंगे कि दोनों में क्या डिफरेंसेज होते हैं, दोनों के स्लोप में डिफरेंसेज होता है, ठीक है। तो अगर डायरेक्शन कुछ इस तरीके से दे दिया तो इसको बोलेंगे क्या, एडियाबैटिक एक्सपेंशन बोलेंगे। अगर डायरेक्शन ऐसे दे देगा तो इसको क्या बोलेंगे, एडियाबैटिक कंप्रेशन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ बढ़ रहा है, एक्सपेंशन हो गया। ऐसे डायरेक्शन दे देंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा, तो क्या बोलेंगे, उसको हम लोग कंप्रेशन बोलेंगे, ठीक है। अब एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जैसे हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट अगर होता है तो क्या लिखते हैं, पीवी बराबर कांस्टेंट लिखते हैं। उसी तरह से एडियाबैटिक प्रोसेस में कुछ फार्मूला आ जाते हैं और ये फार्मूला होता है पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है, इस कारण से P1 V1 गामा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, P2 V2 गामा हो जाता है। मान लो यही एक ग्राफ है, ये इसी ग्राफ को समझो आप। मान लेते हैं कि प्रेशर यहाँ P1 है और वॉल्यूम क्या है, V1 है। यहाँ पे प्रेशर P2 है और वॉल्यूम क्या है आपका, V2 है। तो दोनों को जब कोरिलेट करना होगा और अगर एडियाबैटिक है तो आप क्या लिखोगे, P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा। और यहाँ से आप लिख सकते हो P1 बाई P2 बराबर V2 बाई V1 का पावर गामा। तो मान लो कि P1 दे दिया, P2 दे दिया, V2 दे दिया, V1 आपको निकालना है, या V1 दे दिया, V2 निकालना है। तो सिंपली वैल्यू पुट करिए, गामा का वैल्यू पुट करिए, आ जाएगा आपका। दूसरा फॉर्मूला इसमें होता है TB गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। TB गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है तो आप इसको लिख सकते हो T1 V1 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस 1। और यहाँ से लिखोगे T1 बाई T2 बराबर V2 बाई V1 का पावर क्या, गामा माइनस 1 हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए T1 T2 दिया हुआ है और V1 दिया तो V2 निकाल लोगे। मान लो कि V2 V1 दिया है, T1 आपको निकालना है या T2 निकालना, तो इसको इस्तेमाल करके आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन आपका एडियाबैटिक प्रोसेस केस में। अब गामा है क्या, तो गामा मैं आपको बता देता हूँ। गामा को पॉइजन्स रेशियो बोला जाता है। गामा को क्या बोला जाता है, पॉइजन्स रेशियो बोला जाता है। और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 5/3 अगर मोनो एटॉमिक गैस है तो। अगर मोनो एटॉमिक गैस है तो 5/3 और ये हो जाएगा 7/5 अगर डाया एटॉमिक गैस है तो। और ये होता है 4/3 अगर पॉली एटॉमिक गैस है तो। अगर ये पॉली एटॉमिक गैस है, पॉली एटॉमिक गैस का बनने का मतलब, डायटॉमिक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि डायटॉमिक मतलब क्या हो जाएगा, डाया एटॉमिक का मतलब होता है O2 हो गया, H2 हो गया, N2 हो गया, ये सब क्या है, डाई एटॉमिक, जिसमें 2 एटम्स हो, है ना। CO हो गया, ये डाई एटॉमिक हो गया आपका, ठीक है। अगर हम मोनो एटॉमिक की बात करेंगे तो मोनो में क्या हो गया, एक ही एटम हो गया, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया। अगर मान लीजिए नाइट्रोजन का सिर्फ अकेले फॉर्म है, अकेले तो एग्जिस्ट करता नहीं, N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मान लिया अकेले है तो उसको भी बोलेंगे मोनोएटॉमिक। तो जितने भी आपके क्या बोलते हैं नोबल गैस हैं वो सारे के सारे क्या आ जाते हैं, मोनोएटॉमिक। पॉली का मतलब होता है कि मोर देन क्या हो जाए, 2 एटम हो जाए। जैसे मान लेते हैं कि CO2 हो गया, N2O हो गया, है ना। इस तरीके का जो भी हो गया आपका, जितने भी गैस हो गए, N2O4 हो गया, O3 हो गया, ये सब क्या है, ये सब हो गया पॉली एटॉमिक गैस है। तो पॉली एटॉमिक अगर रहेगा तो इस तरीके से, लेकिन इसका ध्यान दीजिएगा ये CO2 लीनियर होता है। तो लीनियर इस ये वाला कंडीशन में क्या होता है कि डाई एटॉमिक गैस अगर लीनियर होगा, डाई एटॉमिक गैस, और दूसरा केस पॉली एटॉमिक हो अगर लीनियर हो तो भी क्या होगा, 7/5 के बराबर होगा। ये पॉली एटॉमिक है लेकिन लीनियर है, तो लेकिन इस केस में इसका गामा का वैल्यू क्या होगा, 7/5 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका सारा प्रोसेस, और आगे और भी कुछ हम बताएंगे आपको। तब तक के लिए गुड नाइट। बढ़िया से पढ़िए आप लोग।